कल की क्लास में हमने क्या पढ़ लिया था? कल तक की क्लास में मैंने आपको बताया था कि सीपीसी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है? उसमें से हमने पार्ट ए क्या कर लिया था? पार्ट जो ए है जिसको हमने डिवाइड किया है लाइक पार्टीज टू द सूट से लेकर जजमेंट तक, इसे हमने सेग्रीगेट कर दिया है पार्ट ए को। फिर आपको मैंने बताए थे कि 1 से लेकर 35 बी के सेक्शंस पार्ट ए में आते हैं और 1 से लेकर ऑर्डर 20 ए तक पार्ट ए में आते हैं। ये मैंने सब आपको बता दिया था। एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। सेक्शंस को अलग से रिवाइज करते हैं और ऑर्डर को अलग से रिवाइज करते हैं, फिर मैं आपको इंटरलिंक करना बताऊँ। देखिए, मैंने आपको बता दिया था कि पार्ट ए का जो सेक्शन है, पार्ट ए में कितने सेक्शन है? 1 से लेकर 35 बी। उसमें प्रिलिमिनरी 1 से 8, जो रेस जुडिकेटा है वो 9 to 14, प्लेस ऑफ स्विंग है 15 से 25, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट है 26, समन एंड डिस्कवरी है 27 से 32, जजमेंट 33, इंटरेस्ट 34 एंड कॉस्ट 35। एक बार हैंड रेज कर दीजिए। ये सब चीजें हमने कल की क्लास में पढ़ ली थी, ठीक है? वापस मैं बोल देती हूँ कि प्रिलिमिनरी थोड़ा सा याद रखना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, 15 से 25, ठीक है? वापस 1 से 8 तक का हमारा प्रिलिमिनरी है, 9 से 14 हमारा रेस सब्जुडाइज रेस जुडिकेटा है, 15 से 25 प्लेस ऑफ स्विंग है, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट 26 है। बाकी आप लोग एक बार देख लेना। इसके बाद हम आ जाते हैं ऑर्डर पे। ऑर्डर पे मैंने आपको ऑर्डर नंबर 1 से लेकर ऑर्डर नंबर 20 तक पढ़ा दिए थे ऑर्डर नंबर 1 से कि पार्टीज टू द सूट होगा, पार्टीज क्या करेगी, सूट को फ्रेम करेगी, कौन प्रेजेंट करेगा, रिकॉग्नाइज एजेंट प्रेजेंट करेगा, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट कर होगा, फिर समन सर्व होगा। समन सर्व होने के बाद मैंने आपको बताया था ये 3 क्या है? मिसलेनियस। ये क्या है? 3 मिसलेनियस, रीडिंग प्लेन रिटर्न स्टेटमेंट। फिर यदि समन सर्व होगा तो क्या होगा? ऑर्डर नंबर 9 में पार्टीज अपेयर होगी, फिर पार्टीज का एग्जामिनेशन होगा। क्या होगा? पार्टीज का एग्जामिनेशन होगा। फिर ये 3 चीजें मिसलेनियस है कि डिस्कवरी होगी, इंस्पेक्शन होगा, एडमिशन होगा, प्रोडक्शन होगा डॉक्यूमेंट का। फिर यदि पार्टी, इसके बाद में हम आ जाएंगे ऑर्डर नंबर 14 पे कि यदि पार्टी एग्जामिन हो जाएगी उसके बाद क्या होगा? कोर्ट इश्यूज को सेटल करेगा कि कौन कौन से पार्टी कौन कौन से इश्यूज पर पार्टी वेरियांस में है। फिर ऑर्डर नंबर 15, यदि कोर्ट को लगता है कि किसी भी तरीके से वेरियांस में नहीं है तो कोर्ट क्या कर देगी? डिस्पोज कर देगी फर्स्ट हियरिंग में, ठीक है? उसके बाद में कोर्ट को लगता है कि नहीं आगे चलना चाहिए तो क्या करेगी? कोर्ट समन दे देगी विटनेस को, ठीक है? 16 है, यदि विटनेस जेल में है, प्रिजन में बंद है तो वहां पे समन चला जाएगा। 17 एडजर्नमेंट के बारे में बात करता है। ऑर्डर नंबर 18 की पार्टीज क्या करेगी? हियरिंग, अब पार्टीज के बीच में हियरिंग होगी। ऑर्डर नंबर 19 एफिडेविट एंड ऑर्डर नंबर 20 जजमेंट एंड डिक्री एंड कॉस्ट। कल मैंने आपको ये सब याद करवा दिए थे, एक बार इसके लिए भी हैंड रेज कर दीजिए कि सेक्शन 1 से लेकर 35 बी तो किसके बारे में बात करता है? सेक्शंस के बारे में। और सेक्शन ऑर्डर 1 से लेकर ऑर्डर 20 एक इसके बारे में बात करता है, जज उसके बारे में, ऑर्डर्स के बारे में, ठीक है? अब आ जाइए इम्पोर्टेंट। अभी 10 मिनट आप लोग इधर उधर मत जाइएगा, सोचिएगा मत कि क्या करना है क्या नहीं करना। अभी जो मैं बोलती जा रही हूँ वो समझना, क्योंकि अब हम क्या करेंगे? सेक्शंस एंड ऑर्डर को इंटरलिंक करेंगे। क्या करेंगे? सेक्शंस एंड ऑर्डर को इंटरलिंक करेंगे। आ जाइए, देखिए, समझना बिल्कुल अच्छा। हमने पढ़ा था सबसे पहले 1 से लेकर 8 प्रिलिमिनरी, तो जो 1 से लेकर 6 सेक्शंस है, क्या इसके संबंध में कोई ऑर्डर दिखता है क्या आपको? कोई भी बताइए। 1 से लेकर 6, क्योंकि पहला ऑर्डर ही क्या है? पार्टीज टू द सूट। लेकिन जब हम सेक्शन 1 की बात करते हैं तो वो है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड, सेक्शन 2 की बात करते हैं तो वो है डेफिनेशन, 3 की बात करते हैं सबऑर्डिनेशन, 4 5 की 6 7। तो कहीं भी आपको पार्टीज टू द सूट दिखता है क्या? कोई भी बताइए, दिखता है क्या? विदुषी, कहीं भी दिखता है 1 से लेकर 6 तक ऑर्डर में कहीं भी इंटरलिंक दिखता है क्या? नहीं नो दिखता ना, मैम। ठीक है, नहीं दिखता। नो मैम। तो है ना। अब सेक्शन 9, जब हम 7 और 8 की बात करते हैं वो प्रेसिडेंशियल और प्रोविंशियल एरिया के बारे में बात करता है, तो वो लास्ट में ऑर्डर, उनके संबंध में ऑर्डर है, तो अभी नहीं पढ़ते उसके बारे में। फिर हम सेक्शन 9 की बात करते हैं, ज्यूरिडिक्शन ऑफ कोर्ट। तो इसके सामने भी किसी भी तरीके का ऑर्डर नहीं है। तो यहाँ देखो, यहाँ तो मैंने लिखा है पर्टिकुलर्स, यहाँ मैंने लिखा है सेक्शन, और यहाँ मैंने लिखे हैं ऑर्डर, ठीक है? जब हम रेस जुडिकेटा, रेस सब्जुडाइस, बार टू फर्दर सूट, फॉरेन जजमेंट, प्लेस ऑफ स्विंग, इन सब की बात करते हैं, ऑब्जेक्शन, ठीक है, ये सब धीरे धीरे हम आगे पढ़ते जाएंगे। अभी हम जस्ट इंटरलिंक करना सीख रहे हैं।
ट्रांसफर ऑफ सूट, तो इन सब के सामने किसी भी तरीके का ऑर्डर नहीं है, इसके सामने किसी भी तरीके का ऑर्डर नहीं है। एक बार इस चीज के लिए हेडरेस कर दीजिए कि सेक्शन 1 से लेकर 25 के सामने किसी भी तरीके का ऑर्डर नहीं। डन। आ जाइए कि क्या पार्टीज टू द सूट के सामने किसी भी तरीके का सेक्शन है। पहले तो एक बार ये बता दीजिए माइक ऑन करके कि समझ में तो आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, क्या बोलना चाह रही हूँ। किसी को नहीं समझ में आ रहा तो एक बार माइक ऑन करके पूछ लीजिए कि इन सेक्शंस के सामने किसी भी तरीके का ऑर्डर नहीं है, क्योंकि अभी हम सेक्शन एंड ऑर्डर को इंटरलिंक करना सीख रहे हैं। अब देखिए पार्टीज टू द सूट के सामने आपको किसी भी तरीके का सेक्शन नहीं दिखेगा। फ्रेमिंग ऑफ द सूट के सामने आपको किसी भी तरीके का सेक्शन नहीं दिखेगा। रिकॉग्नाइज एजेंट के सामने आपको किसी भी तरीके का सेक्शन नहीं दिखेगा। लेकिन जब हम बात करेंगे इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट की, तो आपको कहाँ दिख रहा है इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट? जब हम सेक्शन 26, याद है आपको सेक्शन 26, वहां पे लिखा था इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। और जब हम ऑर्डर 4 की बात करेंगे तो ऑर्डर 4 में भी क्या लिखा था? इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। तो सेक्शन 26 को किसके साथ पढ़ा जाता है? ऑर्डर 4 के साथ पढ़ा जाता है। समझ में आया? सबको समझ में आया? सारे के सारे बच्चे एक बार हैंड रेज करके बता देंगे, चाहे गुंजन, लवीना, भावना ठाकुर, जो मैं बोलना चाह रही हूँ कि सेक्शन 26 के साथ में हम इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट पढ़ते हैं। बाकी 1 से लेकर 25 के सामने कोई ऑर्डर नहीं है। और 1, 2, 3 जो ऑर्डर नंबर 1 है, ऑर्डर नंबर 2 है एंड ऑर्डर नंबर 3 है, इसके सामने कोई सेक्शन नहीं है। दोनों जब मिलते हैं तो ये मिलते हैं सेक्शन नंबर 26 से। ऑर्डर 4 को मिक्स एंड मैच किया जाता है। इसका चैप्टर एक पढ़ा भी हम क्या रहे हैं? मिक्स एंड मैच ऑफ ऑर्डर एंड सेक्शंस। ठीक है। अब बात करते हैं हम, जब हमने पढ़ा था सेक्शन नंबर 27 से लेकर 32, तो मैंने आपको याद कराया था। तो कौन से ऑर्डर से मैच होगा? आपको पता है ऑर्डर नंबर 5। ऑर्डर नंबर 5 भी किसका है? समन से रिलेटेड है। एंड सेक्शन 27 से लेकर 32 भी किससे? इसमें बीच में एक सब सेक्शन आ जाता है, एक सेक्शन आ जाता है, उसको थोड़ा इग्नोर करो कि सेक्शन नंबर 27 से लेकर सेक्शन नंबर 32 किससे रिलेटेड है? ऑर्डर नंबर 5 से रिलेटेड है। क्योंकि ये भी जब हम सेक्शन की बात करते हैं तो हमने याद किया था कि 27 से लेकर 32 सेक्शन में किसकी बात की गई है? समन की बात की गई है। एंड ऑर्डर नंबर 5 में किसकी बात की गई है? समन की बात की गई। तो हमें ये दोनों ऑर्डर और सेक्शन साथ में पढ़ना है। फिर फिर आपको देख लीजिए अब कहाँ से कहाँ तक पहुंच गए हम? 1 से लेकर 32 सेक्शंस तक पहुंच चुके हैं। 1 से लेकर 32 सेक्शन तक पहुंच चुके हैं। इसके बाद में सेक्शंस में आता है जजमेंट। तो अभी तो जजमेंट वाला ऑर्डर नहीं चल रहा है। ऑर्डर कौन सा है जजमेंट वाला? कोई बताएगा माइक ऑन करके? जजमेंट का ऑर्डर कौन सा ऑर्डर है? 22 I think. 20 ऑर्डर का 20 जज ऑर्डर Sorry. 20 मैम है, 20। 20 मैम ऑर्डर 20 है। 20. ठीक है। तो 33 हम किसके साथ पढ़ेंगे? ऑर्डर 20 के साथ पढ़ेंगे। और यहाँ तो हम कौन से सेक्शन में आ गए? 1 से लेकर 32 में आ गए। और यहाँ हम कौन से ऑर्डर में आ गए? 1 से लेकर 5 पे आ गए हैं। ठीक है। तो अब ये जो सेक्शन 33 है, इसको हमें ऑर्डर 20 के साथ पढ़ना है। तो बाकी 6 से लेकर 19 ऑर्डर तो हमें देखने पड़ेंगे ना। तो आ जाइए, देखिए 6 से लेकर 19 ऑर्डर मैंने साथ में लिखे। ये जो बात करता है ऑर्डर 7 प्लेन, तो इसके सामने कोई सेक्शन नहीं है। ऑर्डर 8 रिटन स्टेटमेंट, इसके सामने कोई सेक्शन नहीं। ऑर्डर 9 अपीयरेंस, ऑर्डर 10 एग्जामिनेशन ऑफ पार्टी, ऑर्डर 11 डिस्कवरी, तो इसके सामने सेक्शन 30 है, इसको आपको लिखना है। ऑर्डर 12 एडमिशन, ऑर्डर 13, ऑर्डर 14, 15, ऑर्डर 16 के साथ में हम पढ़ते हैं सेक्शन 31। मैं आपको अभी याद करवा दूंगी, अभी जस्ट मैं आपको समझा रही हूँ ना। फिर ऑर्डर 16A, ऑर्डर 17, ऑर्डर 18, ऑर्डर 19, ऑर्डर 20। अभी अभी बताया ऑर्डर 20 को हमें किस सेक्शन के साथ पढ़ना है? सेक्शन नंबर 30 के साथ पढ़ना है। ऑर्डर सेक्शन नंबर 34 के सामने किसी भी तरीके का ऑर्डर नहीं है। और ऑर्डर 20A के सामने सेक्शन 35, 35A, 35B है। आ जाइए, अभी आपको बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा होगा क्या घूच पोच है, आ जाइए पढ़ वापस। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे ऑर्डर के नाम लिख लेंगे। मिक्स करना बता दीजिए। ऑर्डर 4, देखिए ऑर्डर नंबर ए है, एक है पार्टीज टू द सूट। ठीक है।
तो आप कहीं भी सेक्शन में देखेंगे, यहाँ पे हम सेक्शंस भी देख लेते हैं, सेक्शन भी आपको याद होना चाहिए। 1 से 8 प्रिलिमिनरी है, 9 से 14 क्या है, 9 से 14 क्या है, रेस जुडिकेटा, रेस सब्जुडिस Rest और Judicata. है ना। 15 से 25 प्लेस ऑफ स्विंग है। ऑर्डर सेक्शन नंबर 26 क्या है, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट है। 27 से लेकर 32 समन एंड डिस्कवरीज है। 33 हमारा जजमेंट है। 35 से लेकर 35 भी हमारी कॉस्ट है। ठीक है, ये सेक्शन नंबर है। पार्टीज टू द सूट के सामने किसी भी तरीके का सेक्शन नहीं है। फ्रेमिंग ऑफ द सूट, ऑर्डर 2 है, फ्रेमिंग ऑफ द सूट, इसके सामने किसी भी तरीके का सेक्शन नहीं है। ठीक है। ऑर्डर नंबर 3 है, रिकॉग्नाइज एजेंट, इसके सामने किसी भी तरीके का सेक्शन नहीं है। ऑर्डर नंबर 4 है, इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट, तो इसके सामने कौन सा सेक्शन है, Section 26. 26. सेक्शन 26। ठीक है, तो हम आ गए हैं सेक्शन 26 से, मतलब 1 से लेकर 25 के सेक्शन के सामने किसी भी तरीके का ऑर्डर नहीं है। एक बार यहां तक एंट्रीज कर दीजिए, इंटरलिंक करना इज इम्पोर्टेंट, कि 1 से 25 सेक्शन के सामने किसी भी तरीके का ऑर्डर नहीं है, और 1 से लेकर 3 के ऑर्डर के सामने किसी भी तरीके का सेक्शन नहीं है। अब आ जाइए ऑर्डर नंबर 5, समन। समन, ठीक है, तो जब हम 27 से 32 बात करते हैं तो वहां समन एंड डिस्कवरीज है। ठीक है, तो जनरली हम ये लिख देते हैं कि 27 से 32 ऑर्डर 5 के साथ पढ़ा जाता है। किसके साथ पढ़ा जाता है, ऑर्डर 5 के साथ पढ़ा जाता है। इसमें बीच बीच में सेक्शन है, लाइक सेक्शन नंबर 31 वो समन टू विटनेस की बात करता है, तो ऑर्डर 16 को अभी थोड़ा सा आपको लग रहा होगा, लेकिन 27 से 32 के बीच का जो सेक्शन है वो बात करता है समन एंड डिस्कवरीज। तो जो समन टू पार्टीज है वो 27 से 32 के बीच में कहीं ना कहीं आ जाता है, लेकिन समन टू विटनेस है वो ऑर्डर 16 के साथ में पढ़ा जाता है। डिस्कवरीज के साथ में सेक्शन 30 पढ़ा जाता है, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे, तो पढ़ते जाए। ऑर्डर नंबर 6, प्लीडिंग्स। ऑर्डर नंबर 7, प्लेन। ऑर्डर नंबर 8, रिटर्न स्टेटमेंट। आप लोग 33 डायरेक्ट जजमेंट वाला सेक्शन है, तो आपको सबको साफ साफ दिख रहा है कि इनके सामने किसी भी तरीके का सेक्शन नहीं है। अपियरेंस एंड नॉन अपियरेंस ऑफ पार्टीज, किसी भी तरीके का सेक्शन नहीं है। एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज, किसी भी तरीके का सेक्शन नहीं है। ऑर्डर नंबर 11, डिस्कवरीज। तो मैंने आपको, जब हम 27 से 32 की बात करते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है समन एंड डिस्कवरी, समन एंड डिस्कवरी। तो ये जो सेक्शन नंबर 30 है इसे ऑर्डर 11 के साथ पढ़ा जाता है। ऑर्डर 12 के सामने किसी भी तरीके का सेक्शन नहीं है। 13 के सामने किसी भी तरीके का सेक्शन नहीं है। इश्यूज, इसके सामने किसी भी तरीके का सेक्शन नहीं है। इसके डिस्पोजल एट फर्स्ट हियरिंग, किसी भी तरीके का सेक्शन नहीं है। ऑर्डर नंबर 16 है, समन टू विटनेस, इसके सामने सेक्शन 31 आपको लिखना पड़ेगा। नोट्स, ये मैं आपको नोट्स दूंगी यदि आप क्लास ज्वाइन करोगे कंटिन्यू, तो इसके सामने आपको सेक्शन 31 लिखना पड़ेगा। ये सब लिखा हुआ है, देखिए अब यहाँ पे लिखा हुआ होगा सेक्शन 31 लिंक करने के लिए। फिर ऑर्डर 16A, कौन सा ऑर्डर 16A, की समन टू विटनेस हु इज इन प्रिजन, इसके सामने किसी भी तरीके का सेक्शन नहीं है। ऑर्डर नंबर 17, एफिडेविट, सॉरी एडजमेंट, इसके सामने किसी भी तरीके का सेक्शन नहीं है। ऑर्डर नंबर 18, क्या है ऑर्डर नंबर 18, हियरिंग और एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज, इसके सामने हमारे सामने किसी भी तरीके का सेक्शन, आप खुद ही देख रहे हो कि 32 के बाद में 33 जजमेंट आ रहा है। ऑर्डर नंबर 19, एफिडेविट, इसके सामने किसी भी तरीके का सेक्शन। ऑर्डर नंबर 20 को किस सेक्शन के साथ पढ़ोगे, अब तो समझ में आ ही गया होगा, किसके साथ पढ़ोगे, 33. 33. सेक्शन 33 के साथ पढ़ोगे। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। और ऑर्डर नंबर 20 को किस सेक्शंस के साथ पढ़ोगे, कोई बताएगा, किन सेक्शंस के साथ पढ़ोगे ऑर्डर नंबर 20 को, 35, 34 and 35. 35. 34 तो 35. इंटरेस्ट का, 34 इंटरेस्ट का सेक्शन, तो वो अलग से आता है। ठीक है, Ma'am, 35 से 35 लेकर is 35 बी। आई होप आपको इंटरलिंक करना समझ में आ गया होगा। नहीं भी समझ में आया, इस चीज को हम एक बार और पढ़ेंगे, क्योंकि बच्चे मोस्टली इन सेक्शंस में कंफ्यूज होते हैं कि किन सेक्शन को किन ऑर्डर के साथ पढ़ना है। अब तो समझ में आ ही गया होगा, अब हम सामने नोट्स में देख लेते हैं। देखिए वापस, 1 से लेकर 25 के सामने कोई भी तरीके का ऑर्डर नहीं है, क्योंकि अब देख भी लेते हैं। 1 से 6 प्रिलिमिनरी, सेक्शन नंबर 9 जुरिडिक्शन, सेक्शन नंबर 10 रेस सबजुडिकेट सबजुडाइज, रेस जुडिकेटा, बार टू फर्दर सूट, फॉरेन जजमेंट। अब आगे धीरे धीरे आपको ये सेक्शन याद होते जाएंगे, लेकिन आप अभी याद रखो
1 से 25 के सामने किसी भी तरीके का ऑर्डर नहीं दिया गया है। फिर पार्टीज के सामने किसी भी तरीके का सेक्शन नहीं है, इनके सामने। अब आते हैं ऑर्डर नंबर 4 जो इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट है, उसके साथ में हमें सेक्शन 26 पढ़ना पड़ता है। ऑर्डर नंबर 5 समन है 27 से 32, 30 और 31 को छोड़ देते हैं। इसके सेक्शन 27, 28, 29 और 32, इसके साथ में ये सेक्शन पढ़े जाते हैं। ऑर्डर नंबर 6 से लेकर ऑर्डर नंबर शायद 19 ही हो जाएगा, तो 6 के सामने किसी भी तरीके का सेक्शन नहीं है, 7 के सामने नहीं है, 8 के सामने नहीं है, 9, 10, 11, 12, 11 के साथ में हम सेक्शन 30 पढ़ते हैं। मैं अभी बार बार बता चुकी हूँ आपको। 12 के सामने नहीं है कोई सेक्शन, 13, 14, 15, 16 के सामने और सेक्शन 31 पढ़ते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया। 16A, 17, 18, 19 जजमेंट के सामने हमें हमेशा सेक्शन 33 पढ़ना पड़ता है। 20 जजमेंट है ना, और 20A कॉस्ट के साथ में हम 35, 35A और 35B पढ़ते हैं, क्योंकि जनरल कॉस्ट, कॉस्ट फॉर कॉजिंग डिले और एक और कुछ सेक्शन है, ये कॉस्ट फॉर कॉजिंग डिले और ये वैक्सीसियस कॉस्ट है कि गलत काम के लिए कॉस्ट कर दिया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इंटरलिंक करना समझ में आ गया। नीचे नोट्स में आपको ऐसे दिखेगा, चलिए दिखा देती हूँ मैं आपको नोट्स पे भी। अभी आपको दिख जाएगा जैसे ज्यादा ही चल रहा है। देखिए 22, अभी आपको समझ में आएगा। पार्टीज टू द सूट, अब देखिए जब हम सेक्शन 26 पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मतलब अब यहाँ से इंटरलिंक करना चालू हुआ है। जब हम सेक्शन 26 लिखेंगे तो मैंने क्या लिखा हुआ है, रीड विद ऑर्डर 4 इंस्टीट्यूशन ऑफ सूड, और फिर मैंने यहाँ सबसे पहले सेक्शन 26 को बताया है, फिर मैंने इंस्टीट्यूशन ऑफ सूड को बताया है। तो आपका ये कंफ्यूजन आज दूसरी क्लास में खत्म हो जाता है कि मैम किस ऑर्डर को, मतलब पार्ट ए का ये खत्म हो जाता है कि मैम किस सेक्शन को किस ऑर्डर के साथ पढ़ना है। पहले हम सेक्शन पढ़े या पहले हम ऑर्डर पढ़े, हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये कंफ्यूजन आज की क्लास में आपका आई होप खत्म हो गया होगा, क्योंकि हमने इंटरलिंक करना सीख लिया है पार्ट ए को। फिर आ जाइए पार्ट बी का भी थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि सिंपल है, आपको पता है कि पार्ट बी के सेक्शन कहाँ से कहाँ तक है। माइक ऑन करके बताइए कोई भी। पार्ट बी के मैम सेक्शन, पार्ट ए में एक छोटा सा डाउट है कि जो सेक्शन नंबर 7 और 8 है वो हमारा प्रोविंशियल और प्रेसिडेंसी की बात करता है, तो उसे हम ऑर्डर 50 और 51 के साथ नहीं पढ़ सकते। उसी के साथ पढ़ेंगे, उसी के साथ पढ़ेंगे। अभी देखो यहाँ मैच करके लिखा होगा, देखो आपने देखा कि आप पार्ट ए की बात कर रहे हो, तो मैंने यहाँ पे पार्ट ए में सेक्शन कहाँ से कहाँ तक होता है पार्ट ए का, मतलब जो फर्स्ट प्रिलिमिनरी है मैंने आपको कहाँ से कहाँ तक बताया था। पार्ट 1 ए 1 से लेकर सेक्शन 8 तक बताया था। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 6 ही लिखा हुआ है, क्योंकि 7 और 8 को हमें ऑर्डर 50 और ऑर्डर 51 के साथ पढ़ना पड़ता है। अभी मैच करा देती हूँ आपको, देखो ये लिखा हुआ है नीचे। ये देखिए, मिल गया मैम, आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया। सेक्शन 7, सेक्शन 8, ऑर्डर 50, ऑर्डर 51, डन। यस मैम। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। ये धीरे धीरे अभी पार्ट ए ही पढ़ना है, आपको किसी भी तरीके से कंफ्यूज नहीं होना है। हमें ऐसा भी नहीं पढ़ना कि भाई हमें बहुत जल्दी जल्दी सारी ट्रेन खींचनी है। हमें जस्ट सिंपल पार्ट ए में 1 से लेकर कितने सेक्शन है, 35 बी है, जिसके 7 और 8 चलो आज ही बता देती हूँ, इसको पढ़ना नहीं होता, ना ही एग्जाम में पूछा जाता। ये जो 7 है वो प्रोविंशियल एरिया है, इसके साथ में हम ऑर्डर 50 पढ़ते हैं। और सेक्शन 8 है, ये एक प्रेसिडेंशियल एरिया के बारे में बात करते हैं, इसके साथ में हम ऑर्डर 51 पढ़ते हैं। ये दो सेक्शन और ये दो ऑर्डर यही खत्म हो जाते हैं। इससे ज्यादा आपको इन ऑर्डर्स में और इन सेक्शंस में नहीं पढ़ना है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब पार्ट बी कहाँ से कहाँ तक है, कोई बताएगा। कल याद करवाया था मैंने पार्ट बी, 36 to 74. 36 से लेकर 36 to 74, और 74. किसके साथ में पढ़ा जाता है इसे, ऑर्डर 21 के साथ में पढ़ा जाता है, जिसके अंदर हाईएस्ट रूल्स हैं, 106 रूल्स। इंटरव्यू का क्वेश्चन है, कई बार आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा सीपीसी का सबसे बड़ा ऑर्डर कौन सा है, तो ऑर्डर 21 सबसे बड़ा। और कितने रूल्स हैं ये भी पूछ लिया जाता है मोस्टली। जैसे मैं तो कितने बार मॉक इंटरव्यू दे चुकी हूँ, मेन इंटरव्यू दे चुकी हूँ, मॉक इंटरव्यू में कई बार पूछ लिया जाता है आपसे, मतलब मॉक में पूछा था मुझसे, मेन में नहीं पूछा कि कितने सबसे बड़ा ऑर्डर कौन सा है, तो ऑर्डर 21 है, और इसके अंदर याद रख लो 106 रूल दिए गए। ठीक है,
अरे मैं इसको 2-2 3-3 दिन में पढ़ा देती हूँ, मतलब बहुत सिंपल तरीके से पढ़ाती हूँ। ऑर्डर 21 याद ही हो जाता है। तो आप ऐसा मत सोचना कि कितना बड़ा है और कैसे याद करना है। आ जाइए, अब हम स्टार्ट करते हैं सिविल प्रोसीजर कोड को। लेकिन पहले आपको मैं बार-बार, आपको परेशानी भी हो रही होगी हैंड रेज़ करने में, लेकिन आपको इंटरलिंक करना बेस समझ में आ गया क्या सीपीसी का? ये बेस है, जो हमने ऊपर पढ़ा है बेस है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज यदि, और मैं ये भी बता देती हूँ, यदि कल की क्लास नहीं ली है आप लोगों में से किसी ने, तो पहले कल की क्लास ले लेना, तो ज्यादा अच्छे से बेहतर तरीके से समझ में आए। अब सेक्शन 1 हम पढ़ चुके थे, 3 पढ़ चुके थे, 4 पढ़ चुके थे, 5 पढ़ चुके थे, 6 पढ़ चुके थे, ठीक है। 7 और 8 को नहीं पढ़ना है, लेकिन हम सेक्शन 2 को छोड़कर आ गए थे। क्या करके आ गए थे? सेक्शन 2 को हमने छोड़ दिया। तो सेक्शन 2 के अंदर कितने सबसेक्शन है? 20 सबसेक्शन है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले इम्पोर्टेंट है, व्हाट डू यू मीन बाय डिग्री। व्हाट डू यू मीन बाय डिग्री आरजेस 2021 का, या मोस्टली ज्यादातर जुडिशरी का, यदि सिविल का पेपर होता है तो वो पूछ लेते हैं कि आप डिग्री से क्या समझते हैं। आ जाइए, याद करवाती हूँ मैं आपको डिग्री। देखिए, इसको इतना लंबा चौड़ा याद करने से पहले मैं आपको समझाती हूँ कि जो डिग्री होती है ना, डिग्री हमेशा पार्टीज को सुनने के बाद में, सारे एविडेंसेस को देखने के बाद में पास की जाती है, ठीक है। वापस बोल रही हूँ कि जो डिग्री होती है, पार्टीज को सुनने के बाद में, मतलब सब तरीके से सारी चीजों को सुन लिया गया है, उनको ऑब्जर्व कर लिया गया है, उनका क्या कर लिया गया है, जो पक्ष विपक्ष है सबको देख लिया गया है, एग्जामिनेशन हो चुका है, क्रॉस एग्जामिनेशन हो चुका है, यदि री एग्जामिनेशन की भी संभावना थी वो भी हो चुकी है, सारे विटनेसेस सुन लिए गए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट लग रहा था, कोर्ट को रेलिवेंट लग रहा था, वो सब चीजें सुन ली गई है। उसके बाद में क्या पास होती है? डिग्री। क्या पास होती है? डिग्री। एक शब्द आपको याद रखना है डिग्री का, इसके अंदर होता है फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन मतलब सब चीजों को देखो, एडजुडिकेशन का मतलब आपको समझा देती हूँ। Adjudication means court has used its mind and discretion in discretion following things, heard both of the party and given opportunity and decision on merit. Prima facie, अभी कोई मुझे बताएगा क्या टेम्पररी इंजंक्शन डिग्री हो सकता है क्या? कोई भी एक बार माइक ऑन करके बता दीजिए। क्या टेम्पररी इंजंक्शन डिग्री हो सकता है क्या? पर नहीं भी हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता? मैं पूछ लेती हूँ, किसी को पता है? कोई भी बता दीजिए। देखिए देखो, हमें कैसे तैयारी करनी है, हमें इंटरव्यू की भी तैयारी करनी है, तो हमें बोलना आना चाहिए। गलत भी बोल रहे हो तो कम से कम बोल रहे हो तो सही। अपारस सर, आप बताइए कि क्यों नहीं हो सकता? माइक ऑन करके बताइए, कोई भी बता दीजिए माइक ऑन करके कि क्या मैम, टेम्परेरी इंजंक्शन डिग्री हो सकती है, नहीं हो सकती है? हम टेम्परेरी नो मैम, इंजंक्शन की नो मैम, एप्लीकेशन डलती है एप्लीकेशन तो डलती है, लेकिन अभी मैंने और जिस मतलब वो सूट नहीं होता तो उसकी पूरी हियरिंग्स नहीं होती है। समझ में टेम्परेरी आया? देखो समझो, मैंने क्या कहा कि सारी पार्टीज को सुन लिया गया है, सारे एविडेंसेस ले लिए गए हैं, सारी चीजों का पक्ष विपक्ष पे विचार। और टेम्पररी इंजंक्शन, आप लोग लॉ के स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा, टेम्पररी इंजंक्शन प्राइमा फेसी केस को देखकर दिया जाता है, याद है? तो आपको समझ में आया कि टेम्पररी इंजंक्शन डिग्री नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने क्या बोला, कोर्ट ने दोनों पार्टीज को सुना है, दोनों पार्टीज को मौका दिया है बोलने का, और मेरिट पे डिसीजन दिया है। तो टेम्पररी इंजंक्शन में क्या मेरिट पे डिसीजन दिया जाता है क्या? नहीं दिया जाता। आप जब देखोगे टेम्पररी इंजंक्शन तो वहां लिखा रहता है प्राइमा फेसी केस, कि सामने से देखने को लग रहा है कि प्लेंटिफ जो है, यदि हमने इसको टेम्पररी इंजंक्शन नहीं दिया तो इसको इररिपेरेबल लॉस हो जाएगा, ठीक है, बैलेंस ऑफ इनकन्वीनियंस हो जाएगा, ऐसी ऐसा लॉस हो जाएगा जिसको कभी भी पैसों से तो काउंट नहीं किया जा सकता, तब टेम्पररी इंजंक्शन दिया जाता। अब कोई मुझे बताए, क्या परपेचुअल इंजंक्शन एक डिग्री है या ऑर्डर है? समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जल्दी जल्दी पढ़ा रहे। क्या परपेचुअल इंजंक्शन, परपेचुअल का समझ में आता है? मतलब क्या होता है? टेम्पररी मतलब कुछ समय के लिए, परपेचुअल मतलब हमेशा के लिए, स्थाई स्थाई आदेश आदेश। तो क्या परपेचुअल इंजंक्शन डिग्री हो सकता है क्या? कोई भी यस बताइए। यस होगा। मैम। तो आई होप आप सभी को, जो भी स्टूडेंट्स है क्लास में, समझ में आ गया होगा कि डिग्री हमेशा एडजुडिकेशन, एडजुडिकेशन, तो यहाँ पे हम शब्द पढ़ते हैं एडजुडिकेशन, मतलब मेरिट्स पे डिसीजन दिए गए हैं, ठीक है। और टेम्पररी इंजंक्शन क्या है? ऑर्डर है। टेम्पररी इंजंक्शन इज अ ऑर्डर और परपेचुअल इंजंक्शन इज अ डिग्री।
क्यों? क्योंकि ऑर्डर में आप जब शब्द पढ़ोगे ऑर्डर, तो वहां लिखा रहेगा फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ डिसीजन। मतलब डिसीजन तो हमें हो भी सकता है कि डिसीजन सोच समझ के भी दिया हो, या डिसीजन प्राइमा फेसी देख कर दिया हो, और जब हम डिक्री पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा रहता है फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन। समझ में आ गया? एक बार सब लोग हैंड रेज कर दीजिए। डेफिनेशन ही स्टार्ट इसकी इस तरीके से होती है, रटना नहीं है कभी भी किसी चीज को, कि क्यों शब्द लिखा है यहाँ पे एडजुडिकेशन और क्यों ऑर्डर में लिखा है फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ डिसीजन। आप देखोगे वहां पे, जब हम ऑर्डर की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो वहां आप देखोगे कि फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ डिसीजन। तो आ जाइए, डिग्री की डेफिनेशन का पहला पार्ट हमने कंप्लीट किया। फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन स्टार्ट ही आपको, आप जब देखो मेंस में लिखने का क्या तरीका होता है, आपने इस डेफिनेशन को 6 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर लिया? 6 पार्ट्स में, कि जो डिग्री की डेफिनेशन है वो 6 भागों में विभाजित है। यदि एग्जाम में आपने 5 पार्ट लिख दिए तो आपको लगेगा कि मैं डेफिनेशन का एक पार्ट कहीं ना कहीं छोड़कर आ रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो नोट्स में 6 पार्ट लिखवाए थे। अब सबसे पहला पार्ट है फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन। इसका मतलब भी मैंने समझा दिया। फॉर्मल मतलब क्लियरली लिखा है, स्पेसिफिकली लिखा है कि चीजें आपको दी जा रही है, नहीं दी जा रही, किसी भी तरीके का डाउट नहीं है। तो फॉर्मल एक्सप्रेशन का मतलब यही खत्म होता है। एडजुडिकेशन का मतलब मैंने आपको बता ही दिया कि दो मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि एडजुडिकेशन और डिसीजन क्या होता है। तो एडजुडिकेशन में कोर्ट अपना माइंड यूज करता है और डिस्क्रिशन यूज करता है, दोनों पार्टी को सुनता है और मेरिट पे डिसीजन दिए जाते हैं। ठीक है? और फिर ये देखो, बस ठीक है, डन। फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट लाइन, डिग्री की फर्स्ट लाइन हमें याद हो गई है, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन। फिर खुद ही समझो, क्या कंक्लूसिवली डिटरमाइन, कि यदि किसी को परेशानी है तो अब अपील लगेगी, अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता। तो विच कंक्लूसिवली, कंक्लूसिवली का मतलब होता है एंड अभी देखो नीचे दिख जाएगा आपको, कंक्लूसिवली डिटरमाइन डिसीजन इज फाइनल इफ कंसर्न देन गो टू अपील। कि कंक्लूसिवली की हिंदी आती होगी, किसी को आती है? कंक्लूसिवली मतलब खत्म, खत्म अब, मतलब हमने इसको इसको कंक्लूसिवली डिटरमाइन कर दिया है। क्या कर दिया है? कंक्लूसिवली डिटरमाइन कर दिया है। अब इससे संबंधित आपको यदि परेशानी है तो अब आप अपील में जाओ। तो 2 लाइन हमने याद करिए, आ जाइए बिना देखे देखे लिखते हैं कि डिक्री मीन्स formal expression of adjudication which conclusively determines the rights of the parties, which conclusively determine the rights of the parties। एक बार दोनों हैंड रेज, सब लोग हैंड रेज करेंगे, दोनों को, दोनों लाइन आपको याद हो गई कि फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन। अभी आज हम डिग्री की डेफिनेशन याद करेंगे। Formal expression of adjudication which conclusively determines the right of the parties, right of the parties। आ जाइए थर्ड पॉइंट, देखिए, इन ऑल और एनी मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी ऑफ अ सूट। अब आपको लगेगा कि मैम ये क्या लिखा हुआ है, एनी और ऑल मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी ऑफ द सूट। आप समझना, देखिए, कभी कभी आप लोगों ने शब्द सुना होगा प्रिलिमिनरी डिग्री और फाइनल डिग्री। ठीक है? तो आप समझना, ये घर है, मान लीजिए किसी का घर है, 4 भाई रहते हैं इस घर में। कितने लोग रहते हैं? 4 भाई रहते हैं इस घर में। तो ये मान लीजिए, ये 4 हिस्से हैं, 1 2 3 और 4। तो सबसे पहले मान लीजिए, सबसे पहला बात है कि इस घर को डिवाइड करना है। क्या करना है? इस घर का, मतलब इस घर का पार्टीशन करना है, इस घर का पार्टीशन करना है। तो ये क्या है? फाइनल, मतलब ऑल। यदि इस घर का पूरा पार्टीशन हो जाएगा तो मतलब ये हो जाएगा कि सारी चीजें डिसाइड हो चुकी है। समझ में आया? तो ये तो होता है एंड, ये हो रहा है एंड, मतलब ये है फाइनल डिग्री। इस घर का फाइनल डिटर्मिनेशन हो जाएगा, तो ये है फाइनल डिग्री। लेकिन सबसे पहली बात क्या उठेगी कि किसको कितना परसेंट मिलना चाहिए, किसको कितना परसेंट मिलना चाहिए। तो ये होगी प्रिलिमिनरी डिग्री।
जैसे मान लीजिए कि हम लोग 4 लोग हैं, कोई भी यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो मुझे सामने दिख रहे हैं, लाइक पारुल है यहाँ पे विदुषी है, यहाँ पे सत्यम है, और एक और देख लेती हूँ, ठीक है, यहाँ पे अमित है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड है इन ऑल, ऑल मतलब कि जब कोर्ट का फाइनल डिसीजन आ जाएगा कि इन चारों का ये, ठीक है, ये घर इस तरीके से डिवाइड होना है, तो मतलब इस घर को इस तरीके से डिवाइड किया जाएगा, ये तो एंड है, ये तो एंड है। तो ये है ऑल मैटर्स, यदि इन घर का फाइनल डिवीजन हो जाएगा, फाइनल डिसीजन डिवाइड हो जाएगा, तो ये है ऑल मैटर्स। और मतलब सबसे पहला हिस्सा ये भी तो आ सकता है कि पारुल को कितना मिलना है, विदिश्री को कितना मिलना है, सत्यम को कितना मिलना है, अमित को कितना मिलना है, ठीक है, एक तो ये भी डिसीजन हो सकता है। तो इन एनी, और ये भी बात आ सकती है कि ये जो सड़क है, ये सड़क है, इस सड़क के इस हिस्से से पारुल एंटर होगी, ठीक है, इस सड़क के इस हिस्से से अमित एंटर होगा, पीछे वाले हिस्से से, इस हिस्से मतलब इस सड़क के यहाँ पे मान लीजिए एक सड़क है, तो इस सड़क से अमित एंटर होगा, इस सड़क से पारुल एंटर होगी, इस सड़क से सत्यम एंटर होगा, इस सड़क से विदुषी एंटर होगी, तो ये भी एनी मैटर हो सकता है। और मान लीजिए कि इस घर में डाइनिंग टेबल है, इस घर में डाइनिंग टेबल है, किसको किसको क्या मिलेगी, डाइनिंग टेबल होगी, मिलेगी, तो ये भी क्या है, ये भी एक तरीके का मैटर है। तो यहाँ पे शब्द लिखा है इन ऑल, ऑल मतलब सारे मैटर, और एनी मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी इन अ सूट। एक बार हैंड रेज कर दीजिए, समझ में आ गया, ऑल मतलब फाइनल, फाइनल कि अब खत्म, अब इससे आगे कुछ नहीं हो सकता, और ऑल, इन ऑल और एनी मैटर ऑफ द कंट्रोवर्सी ऑफ द सूट। तो ये जो डिसाइड किया गया फॉर्म, अब आ जाइए थर्ड पॉइंट, तीनों पॉइंट हमने पढ़ लिए, तो आ जाइए, तीन चीजें हमें याद करनी है। देखिए, सबसे पहला हमने पढ़ा कि फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन, मैं मानती हूं कि आपको याद होगा, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन। सेकेंड, आपको याद रखें, विच कंक्लूसिवली डिटरमाइंस, which conclusively determines the rights of the parties। फिर तीसरा क्या है शब्द, इन ऑल और एनी मैटर ऑफ द कंट्रोवर्सी इन द सूट। एक बार सब लोग हैंड रेज कर दीजिए, इन ऑल और एनी मैटर ऑफ द कंट्रोवर्सी ऑफ द सूट। और क्लास का टाइम 11 बजे का है। यदि आप लोग बीच में क्लास ज्वाइन करते हैं और फिर बाद में बोलते हैं कि हमें समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं तो ये स्टेप जो आपको बता रही हूँ वो 11 बजे से पढ़ा रही हूँ। यदि आप बीच में ज्वाइन करोगे 11:37 पे, 38 मिनट, और फिर बोलोगे कि मैम जल्दी जल्दी पढ़ा दिया, समझ में नहीं आया, तो वो आपकी गलती है, वो मेरी गलती नहीं है, क्योंकि क्लास में जो स्टार्टिंग से है उनको ये 3 पॉइंट समझ में आ गए होंगे। फिर अब आपको मैंने समझाया इन ऑल और एनी मैटर ऑफ द कंट्रोवर्सी ऑफ द सूट। फिर एनी का मतलब बीच बीच में मान लीजिए कि पोजीशन डिसाइड हुआ, परसेंटेज डिसाइड हुआ, और ऑल का मतलब डिसीजन फाइनल हो गया, तो क्या लिखा हुआ है, एनी का मतलब इट मे बी, इट मे बी, एनी का मतलब प्रिलिमिनरी, इट मे बी प्रिलिमिनरी, और ऑल का मतलब इट मे बी फाइनल डिग्री। समझ में आ गया फोर्थ पॉइंट, एनी मैटर की, यदि एनी मैटर में पास हुई है, जैसे किसको कितना मैथ्स में प्रॉफिट मिल रहा है, और फाइनल डिसीजन की लास्ट में कैसे डिवाइड होना है, इट कुड बी फाइनल और प्रिलिमिनरी डिग्री। फोर्थ पॉइंट के लिए एक बार हैंड रेज कर दीजिए, थर्ड और पॉइंट फोर्थ पॉइंट को हमने एक साथ पढ़ लिया, तो आ जाइए वापस ब्रेक पे देखते हैं। Formal expression of adjudication which conclusively determines the rights of the parties in all or any matter of the controversy of the suit. It could be preliminary or it could be final. I hope आपको ये 4 पॉइंट याद हो गए होंगे, इससे ज्यादा क्या है। अब देखिए, it includes following things deemed degree। ये इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं, जो सेक्शन ये हम पार्ट 5 पढ़ रहे हैं, इसे बोलते हैं डीम्ड डिग्री। मैम क्या होगा, ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, ये जब हम ये ऑर्डर 7 पढ़ेंगे और रेस्टिट्यूशन पढ़ेंगे तब पढ़ लेंगे, लेकिन जस्ट थोड़ा सा आपको मैं बता देती हूँ कि डीम्ड डिग्री क्या होगा। अब आ जाइए, समझिए, समझिए कि मान लीजिए कि पारुल आई कि सर ये मेरा
सर ये मेरा केस है, ये मेरा केस है, ठीक है। तो आप खुद सोचिए, मान लीजिए कि पारुल को ये केस, किसी को लिमिटेशन के बारे में पता है कि पारुल को ये केस 3 साल के अंदर क्या करना था, 3 साल के अंदर लगाना था। उसका लिमिटेशन पीरियड कितना है, 3 साल। पारुल आई है 5 साल के अंदर, 5 साल के मतलब 5वां साल शुरू किया कि सर मुझे ये केस लगाना है। तो क्या ये केस लिमिटेशन से बाहर है? क्या पारुल अब केस नहीं। लगा सकते, समझ रहे हो? ये केस अब क्या है, लिमिटेशन से बाहर। क्या है ये केस? लिमिटेशन से बाहर है, समझ रहे हो? तो कोर्ट क्या कर देगी, रिजेक्ट कर देगी। क्या कर देगी? कोर्ट बोलेगी कि भाई आपका केस तो लिमिटेशन से बाहर है। तो यहाँ पे कोर्ट ने क्या कर दिया, रिजेक्शन ऑफ क्लेम। या मान लीजिए कि पारुलाई, तीन की लिमिटेशन को सेट असाइड कर देते, साइड में कर देते, पारुलाई कि सर ये मेरा कॉज ऑफ एक्शन है, ये मेरा कॉज ऑफ एक्शन है। मेरे मतलब मान लीजिए कि अर्चित है सामने, कि मुझे अर्चित से मतलब मान लीजिए कि अर्चित का ये घर है या मेरा घर है, ऐसा कॉज ऑफ एक्शन है। और कोर्ट को लगता है कि कोई भी कॉज ऑफ एक्शन है ही नहीं, तो क्या सूट का कुछ डिसीजन हो सकता है क्या? कोई सूट का डिसीजन हो सकता है क्या? कोई भी बताइए, हैंड रेज करके बताइए कि क्या उस सूट का कोई डिसीजन हो सकता है क्या? देयर इज नो कॉज ऑफ एक्शन, देयर इज नो कॉज ऑफ एक्शन। तो इसे क्या कहा जाता है, कोर्ट ने यहाँ पे कर दिया प्लेंट का रिजेक्शन, प्लेंट का रिजेक्शन, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। इसे क्या माना जाता है कि अब तो कुछ हो भी नहीं सकता ना, अब कुछ हो भी नहीं सकता, वो बात की बात है, फ्रेश सूट लगेगा। अभी आपको इतना डीप में नहीं जाना, सिंपल सा समझिए कि कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं है, कोर्ट ने प्लेंट रिजेक्ट कर दिया। तो हम ये मान लेते हैं कि कोर्ट ने डीम्ड डिग्री पास करी, इसको मानते हैं, ये मान ली जाती है डीम्ड डिग्री। एक बार हैंड रेज कर दीजिए। इट इंक्लूड्स रिजेक्शन ऑफ प्लेन। आपको मैंने कंसेप्ट भी बता दिया कि क्यों रिजेक्शन ऑफ प्लेन को डीम्ड डिग्री मान लिया जाता है, क्योंकि कोर्ट बोल रहा है कि भाई आपका तो कोज ऑफ एक्शन ही नहीं है, मतलब अब क्या है उस सूट में, उस सूट में क्या है, कोर्ट ने प्लेन को रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्शन ऑफ प्लेन। तो इसे इसमें देखो, फिफ्थ पॉइंट का नंबर 1 है इट इंक्लूड्स, देखिए इट इंक्लूड्स रिजेक्शन ऑफ प्लेन। ये ऑर्डर 7 रूल 11 में लिखा गया है, ऑर्डर 7 रूल 11 में लिखा गया है, इसे बोलते हैं रिजेक्शन ऑफ प्लेन। इट इंक्लूड्स मतलब डिग्री के अंदर इंक्लूड है, डिग्री के अंदर इंक्लूड्स है रिजेक्शन ऑफ प्लेन। फिर एक है रेस्टिट्यूशन, ये आप याद कर लो, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ रेस्टिट्यूशन क्या होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे पारुल है, यहाँ पे मोहन नाम का पर्सन है। पहले वाले कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि पारुल का घर है ए, या मान लीजिए किसी का भी घर है, अभी मैं किसी का घर नहीं बोल रही, कि पहले वाले कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि ये घर पारुल को मिलना चाहिए। तो ये था, मान लीजिए ये था ओरिजिनल कोर्ट, इसने ऑर्डर दिया कि दिस हाउस शुड बी गिवन टू पारुल, मतलब दिस हाउस मतलब ए हाउस शुड बी गिवन टू पारुल। अब आ जाता है मोहन, मोहन को लग जाता है बुरा, मोहन ने लगा दी अपील। तो अपील वाले कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि भाई भाई ये पारुल का घर नहीं है, एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री में घर किसको मिल गया, पारुल को मिल गया। अब बोलता है अपील वाला कोर्ट कि भाई ये घर तो किसका है, ये घर है मोहन का। तो बोलेगा ए हाउस, मतलब कि ओरिजिनल जुरिडिक्शन वाले कोर्ट का ऑर्डर रिवर्स किया जाता है, ये घर किसको मिलेगा, मोहन को मिलेगा। अब घर किसके पास में है, यदि ये ओरिजिनल वाला कोर्ट ऑर्डर पास नहीं होता और ये घर ऑलरेडी मोहन के पास होता, तो अब क्या बोल रहा है अपील वाला कोर्ट कि ये घर किसको मिलना चाहिए, मोहन को मिलना चाहिए। अब घर है पारुल के पास में, अब ये घर किसको मिलेगा, मोहन को मिलेगा, ठीक है। तो इसे क्या कहा जाता है, रेस्टिट्यूशन कहा जाता है। भाई जिसका है उसको दे दो। वापस मैं समझा देती हूँ, नहीं भी समझ में आया तो, कि मान लीजिए ये घर पहले मोहन के पास था, मोहन इसके पोजीशन में था, मोहन इस घर के पोजीशन में था, और ओरिजिनल कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि ये घर किसको मिलना चाहिए, पारुल को मिलना चाहिए, ठीक है। अब अपीलिएट कोर्ट ने ऑर्डर दिया नहीं, ये घर तो किसका है, ये घर तो मोहन का है। तो रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है कि यदि ओरिजिनल कोर्ट ऑर्डर नहीं देता तो ये घर किसके पास होता, वापस किसके पास होता, कोई भी बताएगा। यदि ओरिजिनल कोर्ट ऐसा ऑर्डर नहीं देता तो ये घर किसका होता, कोई भी बताइए माइक ऑन करके। समझ में आ रहा है क्या, किसका होता, मोहन का नहीं होता क्या?
यदि ओरिजिनल कोर्ट या ऑर्डर नहीं देता तो घर जिसका है उसी के पास तो रहता, मोहन का है तो मोहन के पास ही रहता। समझ में आया? रेस्टिट्यूशन का भी सिंपल मतलब ये समझो कि यदि ऐसा ऑर्डर नहीं दिया जाता तो क्या स्थिति होती, क्या स्थिति, अपील वाले कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि मोहन की भाई ओरिजिनल कोर्ट वाले ऑर्डर, इसने जो कोर्ट है इसने ऑर्डर गलत दिया है, आप क्या करो, रेस्टिट्यूशन करो, जिसका जो चीज है उसको वापस कर दो, तो इसे कहा जाता है रेस्टिट्यूशन। एक बार हैंड रेस कर दीजिए, समझ में आया क्या? समझ में आया कि यदि ऐसा ऑर्डर नहीं होता तो क्या स्थिति होती, तो ये भी मानी जाती है डीम्ड डिग्री। क्या मानी जाती है? डीम्ड डिग्री। तो 5 पॉइंट अभी जल्दी से याद कर लेते हैं जो भी हमने पढ़ा। फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन। सेकंड क्या है, कोई माइक ऑन करके बताइए। फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन, सेकंड लाइन क्या है? Conclusively determine the right of Which party. conclusively The right of conclusively party. determines the right of the parties. Which conclusively determines the rights of the parties. Of the parties. फिर तीसरा पॉइंट, इन एनी और ऑल मैटर ऑफ द कंट्रोवर्सी ऑफ द सूट, इन ऑल और एनी मैटर ऑफ द कंट्रोवर्सी ऑफ द सूट, ऑफ द सूट। फिर थर्ड से हमें फोर्थ पॉइंट बना लेना है, इट मे बी या इट कुड बी फाइनल और प्रिलिमिनरी। प्रिलिमिनरी मतलब बीच बीच में जो डिसीजन दिए गए हैं। फिर लास्ट वाला पॉइंट अभी हमने क्या पढ़ा, इट इंक्लूड्स, इट ऑल्सो इंक्लूड्स, मतलब ये दो चीजें डीम्ड डिग्री होती है, इट ऑल्सो इंक्लूड्स डीम्ड डिग्री। फर्स्ट वन इज व्हाट, क्या है पहला नंबर, कोई बताइए माइक ऑन Rejection करके। of any plaint. रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, ऑर्डर 7 रूल 11, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। और सेकेंड वन रेस्टिट्यूशन, ऑर्डर ऑफ रेस्टिट्यूशन, सेक्शन नंबर 144। एक बार सब लोग हैंड रेस कर दीजिए, मैं स्क्रीन ये शेयर कर रही हूँ, पढ़ लीजिए, यहाँ पे पढ़ लीजिए। फिफ्थ पॉइंट कंप्लीट हो गया है, फिफ्थ पॉइंट कंप्लीट हो गया है, डन। अब आ जाइए इंपॉर्टेंट चीज समझ लो, सिक्स्थ पॉइंट, बट इट डज नॉट इंक्लूड सूट इन डिसमिसल ऑफ डिफॉल्ट। समझना कि सिक्स्थ पॉइंट बोलता है कि बट इट डज नॉट इंक्लूड डिसमिसल इन डिफॉल्ट। क्यों बोलता है ऐसा, बट इट डज नॉट इंक्लूड डिसमिसल इन डिफॉल्ट। समझिए खुद, मान लीजिए कि पारुल जैन आई कोर्ट के अंदर, कोर्ट की फीस थी मान लीजिए कितने रुपए, 1000 रुपए, कोर्ट की फीस थी 1000 रुपए, इसके पास में कितने थे, 999, जैसे मान लीजिए 900 रुपए थे इसके पास, 99 तो ज्यादा हो जाएगा, 900 रुपए थे, तो कोर्ट फीस इसने प्रॉपर नहीं पे की, तो इसने कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि भाई डिसमिसल, डिसमिसल का ऑर्डर दे दिया कोर्ट ने, डिसमिसल किस लिए, इन डिफॉल्ट, कि इसकी क्या थी, इसने 100 रुपए कम जमा कराए थे। तो क्या कोर्ट ने फाइनल एडजुडिकेशन किया क्या, कोई बताएगा, क्या कोर्ट ने फाइनल डिटर्मिनेशन किया क्या? हैंड रेस No, करिए, ma'am. No, ma'am. समझ में नो आया? मैम। तो ऑर्डर डिसमिसल एंड डिफॉल्ट का ऑर्डर कभी भी डिक्री नहीं होता है, क्योंकि मैंने शुरुआत ही आपको किस तरीके से कराई है कि कोर्ट फाइनल डिटर्मिनेशन करेगा, फाइनल डिटर्मिनेशन। अभी आपको ये कंफ्यूजन होगा, मैम आपने रिजेक्शन ऑफ प्लेंट बताया, इसको तो आपने डीम डिग्री मान ली, लेकिन यहाँ पे गलती, ये तो डिफॉल्ट वाली गलती है, ये डिफॉल्ट वाली गलती है, लेकिन आप खुद सोचो, लिमिटेशन की गलती कोई डिफॉल्ट वाली गलती है, लॉ है, लॉ का जो लॉ होता है उसकी भूल माफ नहीं होती है। आपने कभी कभी पढ़ा होगा कि तथ्य की भूल तो एक्सक्यूजेबल है, इंग्लिश में भी आप पढ़ते होंगे कि जो तथ्य की भूल है, फैक्ट की भूल है, वो तो एक्सक्यूज किया जा सकता है, लेकिन लॉ की भूल है, आप लिमिटेशन पीरियड के अंदर नहीं आए, वो आपकी एक्चुअल गलती है। यहाँ पे डिसमिसल इन डिफॉल्ट है, तो ये डिक्री नहीं है। तो पहला पॉइंट, सिक्स का पहला पॉइंट, अपी डिसमिसल ऑफ सूट इन केस ऑफ डिफॉल्ट, इसे डिक्री नहीं माना जाता है। और अपील ऑफ ऑर्डर, अपील ऑफ ऑर्डर को भी नहीं माना जाता है, जस्ट ये मान लो, क्योंकि ऑर्डर, ऑर्डर डिक्री नहीं है, तो अपील ऑफ ऑर्डर को भी डिक्री नहीं माना जाता है। आई होप आपको डेफिनेशन अच्छे से याद हो गई होगी। 1 मिनट 1 सेकंड के लिए बेयर एक्ट उठाइए, नहीं भी है तो ऑनलाइन देख लीजिए,
डायरेक्ट उठाइए, 11:50 हो रहे हैं, 51 मिनट पे आपको डिग्री की डेफिनेशन टिप्स पे याद होनी चाहिए, और मैं किसी से भी पूछ लूंगी, जो भी बच्चे हैं उसमें से किसी से भी पूछ लूंगी। बताइए एक बार। आई होप आप सबको याद हो गई होगी। अब कोई भी सुना दीजिए, भावना मैम आप सुना दीजिए, थोड़ा बहुत बता दीजिए। बताइए जल्दी से डिग्री की डेफिनेशन। डिग्री मीन्स, माइक ऑन कर लीजिए और बताइए डिग्री मीन्स। सबसे पहला पॉइंट सभी बता दीजिए माइक ऑन करके, सबसे पहला पॉइंट क्या है? Formal Formal expression of adjudication. adjudication. बस अभी रुकना, मैं लिख देती हूँ, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन। ये कर लेते हैं। हम्म, तो डिग्री मीन्स फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन। सेकंड पॉइंट बताइए। which conclusively determines the right of parties. ठीक है, तो हमने पढ़ा कि ये क्या करती है, विच कंक्लूसिवली डिटरमाइंस द राइट ऑफ द पार्टीज, विच कंक्लूसिवली डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ द पार्टीज। थर्ड पॉइंट बताइए। In all or any part of controversy in suit. In all or any matter of the controversy in the suit. In all or any matter of controversy in the suit. ठीक है, डिग्री की डेफिनेशन याद करने में छोटी सी लगती है, लेकिन इसको याद करने से पहले समझना बहुत जरूरी। ऑफ द सूट। थर्ड पॉइंट से हम फोर्थ पॉइंट क्या बना लेंगे? It may be preliminary or the final. Could be preliminary और फाइनल। इट इंक्लूड्स, क्या चीजें इंक्लूड करती है ये? Deemed decree. Rejection and plaint and Rejection of plaint restitution. and restitution. It includes deemed decree, rejection of plaint, order 7, rule 11, In section 144 restitution. restitution का ऑर्डर सेक्शन 144। 144. ठीक है, और बट इट डज नॉट इंक्लूड, बट इट डज Any नॉट order इंक्लूड to appeal. अपील, और अपील का ऑर्डर। Or ठीक है, dismissal for default. डिसमिसल इन डिफॉल्ट। आई होप आप सभी को जो भी क्लास में है सबको समझ में आ गई होगी ये डिग्री की डेफिनेशन है। डिसमिसल इन डिफॉल्ट, और क्यों है ये डिसमिसल इन डिफॉल्ट, क्यों इंक्लूड नहीं किया गया, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट क्यों इंक्लूड नहीं किया गया है, वो सब मैंने आपको समझा दिया। आ जाइए, फॉर्मल एक्सप्रेशन का मतलब हम समझ चुके हैं। फॉर्मल एक्सप्रेशन का मतलब मैंने आपको बता दिया कि हर चीज को लिख के दे देगा। क्या कर देगा? लिख के दे देगा। एडजुडिकेशन का मतलब मैंने आपको समझा ही दिया कि एडजुडिकेशन में पार्टीज को अपॉर्चुनिटीज दी जाती है सुनने के लिए। फिर मैंने बोला कि डिसीजन नहीं है, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ डिसीजन नहीं है। जब आप ऑर्डर देखोगे वहां पे लिखा हुआ है फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ डिसीजन, क्योंकि माइंड ऐसा जरूरी नहीं है अप्लाई करना, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन विच कंक्लूसिवली डिटरमाइन कि आपको ये डिसीजन फाइनल है। यदि आपको कंसर्न है तो आप अपील में जाइए। अब एक क्वेश्चन आता है, डिक्री हमेशा किस पे होती है? सूट पे होती है। हमेशा प्लेंट फाइल होगा, डिक्री कभी भी एप्लीकेशन पे नहीं होगी। यदि एप्लीकेशन पे होगी तो क्या फाइल किया जाएगा डिसीजन के तौर पे? ऑर्डर। यदि कोई व्यक्ति एप्लीकेशन फाइल करता है तो ऑर्डर मिलता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति, मतलब डिक्री हमेशा किस में होगी? डिक्री हमेशा किस पे होती है? सूट पे होती है, लेकिन एप्लीकेशन पे नहीं होती। एक बार इसके लिए हैंड रेज कर दीजिए। याद रखना है, माइंड में याद रखना है कि डिग्री हमेशा किस पे होगी, मतलब जुडिशियल काम है, हमेशा उस पे होगी, एप्लीकेशन पे कभी नहीं होगी, सूट पे होगी। लेकिन इसके दो एक्सेप्शन। क्या एक्सेप्शन है? दो एक्सेप्शन है। जो आर्बिट्रेशनल प्रोसीडिंग होती है, अभी जस्ट इतना याद कर लो कि आर्बिट्रेशनल प्रोसीडिंग का डिसीजन, आर्बिट्रेशनल प्रोसीडिंग में एप्लीकेशन लगती है, उसका डिसीजन हम अवार्ड या डिग्री के तौर पे पास कर सकते हैं। आता है एक और एक्सेप्शन, कभी आप लोगों ने पढ़ा होगा आपने कि जो इंडिजेंट पर्सन है, क्या वो डायरेक्ट प्लेंट लगाता है? क्या वो लगाता है? एप्लीकेशन लगाता है कि सर मैं क्या हूँ? इंडिजेंट पर्सन हूँ, मैं इंडिजेंट पर्सन हूँ। और यदि उसकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया जाता है
तो उस एप्लीकेशन को कोर्ट कैसे एक्सेप्ट करती है? एज अ प्लेंट एक्सेप्ट करती है। तो लगाई तो उसने क्या थी, मतलब कोर्ट मान लेती है कि सूट इंस्टीट्यूट कर लिया, इसे क्या मान लिया जाता है? डीम्ड प्लेंट। क्या मान लिया जाता है? डीम्ड प्लेंट। आई होप आपको समझ में आया। इंडिजेंट पर्सन लगाता है एप्लीकेशन, सूट दायर नहीं करता, वो एप्लीकेशन दायर करता है कि सर मैं एज एन इंडिजेंट पर्सन सूट लगाना चाहता हूँ। अब कोर्ट को लगता है कि भाई, कोर्ट एक्सेप्ट कर लेता है कि इंडिजेंट पर्सन है, तो कोर्ट उस एप्लीकेशन को डीम्ड प्लेंट मान लेता है। तो लगाई तो उसने एप्लीकेशन, लेकिन जो डिसीजन पास होगा वो कैसे पास होगा? एज अ डिक्री पास होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि डिक्री इज ऑलवेज ऑन सूट, नॉट ऑन एप्लीकेशन। वेदर, अब क्वेश्चन आपके सामने उठ रहा है कि वेदर ऑन एप्लीकेशन देयर कुड बी डिग्री, तो जनरली नो, बट एक्सेप्शंस आर देयर। एप्लीकेशन बाय इंडिजेंट पर्सन एंड एक्सेप्टेड बाय द कोर्ट और आर्बिट्रेशनल प्रोसीडिंग डिसीजन। कितने टाइप की डिग्री होती है? प्रिलिमिनरी डिग्री, अभी मैंने आपको बताया कि प्रिलिमिनरी डिग्री, फाइनल डिग्री। एयर एक्ट में इतनी ही डिग्री लिख रखी है। कितनी लिख रखी है? दो ही, प्रिलिमिनरी और फाइनल। लेकिन आप बीच बीच में देखोगे, अपने बेयर एक्ट में बीच बीच में देखोगे, जैसे मैंने आपको अभी पोजीशन वाला बताया, पोजीशन में परसेंटेज डिसाइड होना है, मीन प्रॉफिट डिसाइड होना है। अब कुछ कुछ डिग्री पार्टली प्रिलिमिनरी और पार्टली फाइनल भी होती है। ठीक है, जनरली कितनी डिग्री होती है? प्रिलिमिनरी डिग्री और फाइनल डिग्री। लेकिन किन्हीं किन्हीं केसेस में पार्टली प्रिलिमिनरी और पार्टली फाइनल डिग्री आपको देखने को मिलती है। क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज प्रिलिमिनरी डिग्री? तो देखो, such a decree which determine the rights of the parties with regard to some or one of the matters of the controversy of the suit। जैसे मैंने आपको बताया था कि यार ये डाइनिंग टेबल किसको मिलेगी, ये घर का रास्ता कहाँ से आएगा, तो some matters of the controversy of the suit को डिसाइड किया गया, but does not completely dispose of the suit। उसने सूट को डिस्पोज ऑफ completely नहीं किया है, कुछ फर्दर प्रोसीडिंग्स जारी है, जारी करना मतलब फर्दर प्रोसीडिंग्स लेना है, ताकि कोर्ट कंप्लीटली सूट को डिस्पोज ऑफ करे। यदि आपके पास में डिग्री का क्वेश्चंस आता है, तो आपको डेफिनेशन, क्योंकि जब आप बेयर एक्ट देखेंगे तो बेयर एक्ट में डिग्री की डेफिनेशन के नीचे एक्सप्लेनेशन में प्रिलिमिनरी डिग्री को भी डिफाइन कर रखा है, कर रखा है। तो आपको ये डिग्री की डेफिनेशन आती है 3 नंबर की, तो ये डिग्री की डेफिनेशन को लिखने से नहीं चूकना है, वो भी लिखना है, क्योंकि डेफिनेशन का पार्ट है प्रिलिमिनरी डिग्री। ठीक है, तो आई होप अभी आज के लिए इतना ही काफी है और आपको डिग्री की डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो किसी को कोई डाउट है किसी भी तरीके का, वो पूछ लीजिए। है किसी को डाउट? मैम एक छोटा सा डाउट है, मतलब ये तो हमारी हो गई थियोरेटिकल की, हम थियोरेटिकल जो हमारी डिग्री होती है उसे इस तरह से प्रेजेंट करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल सेंस में अगर हम बोले तो डिग्री क्या होती है जब हम कोर्ट की लैंग्वेज में से बोलते हैं? देखो मैं जस्ट बताती हूँ। डिग्री है ना, जस्ट होता है। जब आप डेफिनेट मतलब डिग्री देखोगे ना, तो जैसे एक तो जजमेंट होता है। जजमेंट जैसे मान लीजिए अयोध्या का जजमेंट है कभी, तो आप लोगों ने देखा होगा कि अयोध्या का जजमेंट कितना है, 11-12 हजार पेज का हो सकता है, जितना मैंने सुना है। लेकिन डिग्री एग्जिस्ट हो जाता है जो जजमेंट पे बेस्ड होता है, जिसमें लिखा रहता है, जब हम आगे पढ़ेंगे तो वहां लिखा रहता है कि पार्टीज का नाम क्या है, कोर्ट ने आखिर में डिसीजन क्या दिया। समझ रहे हो? आप लोगों ने दो शब्द सुनेंगे, एक होता है ओबिटर डिक्टा, सुना है किसी ने? ओबिटर डिक्टा और रेशो यस मैम। डिसेंडी। यस ठीक है, मैम। डिग्री को हम जनरली बोल सकते हैं रेशो डिसेंडी की समराइज्ड वे में। जैसे मान लीजिए कि जैसे मैंने कहा कि ओबिटर डिक्टा में कि ये पारुल है, ये लाइक शाश्वत है, संयम है, 4 लोग थे। तो फाइनल डिग्री में कि किसको आखिर में किसको कितना हिस्सा मिला, इसे हम बोल सकते हैं प्रैक्टिकल वे में डिग्री, लाइक जस्ट ऑफ द जजमेंट, यदि हम प्रैक्टिकली बोले तो। ठीक है, जैसे समझ लो कोई अगेन कि जो अयोध्या का जजमेंट है वो 12 हजार पेज का था, उसमें क्या क्या लिखा हुआ था कि ये इन पूर्व में किताबों में ऐसा लिखा हुआ है, यहाँ पे राम जी रहते थे। तो 12 हजार पेज में तो लिखा है जजमेंट, और लाइक रेशो डिसेंडी के किसके फेवर में गया। समझ रहे हो? आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्रैक्टिकली वे में। यस मैम, आ गया। डन। थैंक यू सो मच। Ma'am, हाँ जी। if a decree is passed by a court who have no jurisdiction, then it is acceptable or not? इरेगुलरिटीज हो जाती है, इसके भी आगे एक्सेप्शन है, जब हम आगे आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे तो वहां पे इस क्वेश्चंस का आंसर आएगा। ठीक है अर्चित? जी। हाँ, मैम पहले डिक्री आती है या ऑर्डर आते हैं फिर जजमेंट? ऑफ कोर्स पहले ऑर्डर, मतलब ऑर्डर आएगा, ऑर्डर आते हैं, बीच बीच में ऑर्डर पास होते हैं, ऑर्डर तो कितने ही पास हो सकते हैं, फिर जजमेंट आता है और फिर डिक्री आती है। ठीक है भाई, जजमेंट की आप देखोगे, जैसे मान लीजिए आप जब कभी मतलब थोड़ा बहुत भी आपको नॉलेज होगी,
तो वहां लिखा रहता है कि डिक्री पर जजमेंट की डेट होती है। लिखा, कभी किसी को पता है ये लाइन? डिक्री पर, डिक्री चाहे कभी भी पास हुई हो जजमेंट के 15-20 दिन बाद, 25 दिन बाद, लेकिन डिक्री पे किसकी डेट होती है? जजमेंट की डेट होती है। तो ये कॉमन सेंस है कि जजमेंट पहले प्रोनाउंस होता है और डिक्री बाद में पास होती है। ठीक है।